नमस्कार मित्रों, हिंदी शिक्षण के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम फिल्म जगत के महान हास्य अभिनेता व निर्देशक चार्ली चैपलिन के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डालेंगे। इस श्रृंखला में सबसे पहले लेखक विष्णु खरे जी का जीवन परिचय, रचनाएं, उनकी साहित्यिक विशेषताएं, चार्ली चैपलिन हम सब, पाठ का प्रतिपाद्य, पाठ का सारांश, कठिन शब्दों के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर, पाठ्य पुस्तक से हल प्रश्न, पाठ के आसपास, भाषा की बात, कुछ बोधात्मक प्रश्नों आदि पर चर्चा करें। तो चलिए सबसे पहले विष्णु खरे जी का जीवन परिचय। समकालीन हिंदी कविता और आलोचना में विष्णु खरे एक विशिष्ट हस्ताक्षर है। उनका जन्म 9 फरवरी 1940 ईस्वी में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में हुआ था। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें रघुवीर सहाय सम्मान से अलंकृत किया गया। इन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा सम्मानित किया गया। इनको शिखर सम्मान, मैथिली शरणगुप्त सम्मान, फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज से नवाजा गया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी विष्णु खरे 78 वर्ष की आयु पूर्ण कर 19 सितंबर 2018 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब इनकी कुछ रचनाओं पर चर्चा करते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, कविता संग्रह है एक गैर रोमानी समय में, खुद अपनी आंख से, सबकी आवाज के पर्दे में, पिछला बाकी। आलोचना साहित्य है आलोचना की पहली किताब और सिने आलोचना के अंतर्गत सिनेमा पढ़ने के तरीके। विष्णु खरे जी ने कुछ अनुवाद भी किए। मरु प्रदेश और अन्य कविताएं टी.एस. इलियट जिसके लेखक हैं। यह चाकू समय, आर्तिला योसेफ, काले बाल फिनलैंड का ये राष्ट्र काव्य है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं थीं। अब इनकी कुछ साहित्यिक विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। तो लीजिए साहित्यिक विशेषताएं देखिए। विष्णु खरे जी ने हिंदी जगत को विचारपरक कविताएं दी हैं, साथ ही बेबाक आलोचनात्मक लेख भी लिखे हैं। इनके रचनात्मक और आलोचनात्मक निबंध पर विश्व साहित्य के गहन अध्ययन का प्रभाव दिखाई देता है। ये विश्व सिनेमा के अच्छे जानकार थे। 1971 से 1973 तक अपने विदेश प्रवास के दौरान इन्होंने चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग के प्रतिष्ठित फिल्म क्लब की सदस्यता प्राप्त करके संसार भर की सैकड़ों उत्कृष्ट फिल्में इन्होंने देखी। यहां से सिनेमा लेखन को वैचारिक गरिमा और गंभीरता देने का सफर शुरू हुआ। इनका सिनेमा विषयक लेखन दिनमान, नवभारत टाइम्स, द पायोनियर, द हिंदुस्तान, हंस, कथादेश आदि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होता रहा है। ये उन विशेषज्ञों में से हैं जिन्होंने फिल्म को समाज, समय और विचारधारा के आलोक में देखा तथा इतिहास, संगीत, अभिनय, निर्देशन की बारीकियों के सिलसिले में उसका विश्लेषण किया। इनके लेखन से हिंदी जगत के सिनेमा विषयक लेखन की कमी दूर होती है। ये इनकी थी साहित्यिक विशेषताएं। और आइए अब चर्चा करते हैं विष्णु खरे जी द्वारा लिखित चार्ली चैपलिन यानी हम सब। सबसे पहले मैं पाठ का प्रतिपाद्य आपको बता दूं। हास्य फिल्मों के महान अभिनेता व निर्देशक चार्ली चैपलिन पर लिखे इस पाठ में उनकी कुछ विशेषताओं को लेखक ने बताया है। चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य है। भारत जैसे देश में सिद्धांत व रचना
दोनों स्तरों पर हास्य और करुणा के मेल की कोई परंपरा नहीं है। इसके बावजूद चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता यह बताती है कि कला स्वतंत्र होती है, बंधती नहीं। दुनिया में एक से एक हास्य कलाकार हुए, पर वे चैपलिन की तरह हर देश, हर उम्र और हर स्तर के दर्शकों की पसंद नहीं बन पाए। इसका कारण शायद यह है कि चार्ली ही वह शख्सियत हो सकता है जिसमें सबको अपनी छवि दिखती है। वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते। मित्रों, आइए अब अपन चलते हैं चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ के सारांश पर। आप इसे ध्यान से सुनें, क्योंकि इसी से बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं। नीचे पट्टी में इसमें कठिन शब्दों के अर्थ भी बताए गए हैं, उन्हें भी आप ध्यान से देखें ताकि पाठ ठीक से समझ में आ सके। तो पाठ का सारांश ध्यान से देखिए। महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन की जन्मशती मनाई गई है। इस वर्ष उनकी फिल्म मेकिंग ए लिविंग के 75 वर्ष पूरे होते हैं। इतने लंबे समय से चार्ली दुनिया को मुग्ध कर रहा है। आज इसका प्रसार विकासशील देशों में भी हो रहा है। चार्ली की अनेक फिल्में या इस्तेमाल ना की गई रीलें भी मिली हैं जो अभी तक दर्शकों तक नहीं पहुंची। इस तरह के चार्ली पर अगले 50 वर्षों तो काफी कुछ कहने की गुंजाइश है। चार्ली की फिल्में भावना पर आधारित है, बुद्धि पर नहीं। मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, द रोवंथ सीन, लास्ट ईयर इन मारियनबार्ड, द सैक्रिफाइस जैसी फिल्मों का आम आदमी से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक एक जैसा रसास्वादन करते हैं। उन्होंने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया, बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा। चैपलिन की फिल्में यह दर्शाती हैं कि हर व्यक्ति में त्रुटि है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, लोकतांत्रिक बनाया और वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी जाति, धर्म और संप्रदाय के दर्शक को चार्ली की जो फिल्में हैं वह आनंद से भर देती है। चैपलिन परित्यक्ता व स्टेज अभिनेत्री के पुत्र थे। परित्यक्ता माने होता है कि जिसको पति ने त्याग दिया, उसके ये पुत्र थे। उन्होंने भयानक गरीबी व मां के पागलपन से संघर्ष किया तथा पूंजीवादी व सामंतों से अपमानित हुए। पूंजीवादी और सामंत का तात्पर्य होता है जो अपनी पूंजी बढ़ाने में लगे रहते हैं, और सामंत यानी जिन्हें शासन प्रशासन करने की लालसा हमेशा मन में पाले हुए होते हैं। इनकी नानी खानाबदोश थी। खानाबदोश वे होते हैं जो कि घूम फिर करके अपना जीवन यापन करते हैं, और पिता इनके यहूदी वंशी थे। इन सब ने चैपलिन को घुमंतु चित्र बना दिया। वे कभी मध्य वर्गीय, बुजुर्गा या उच्च वर्गीय जीवन मूल्य ना अपना सके। चार्ली की कला को देखकर फिल्म समीक्षकों तथा फिल्म कला के विद्वानों ने माना कि सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, अपितु कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। देश काल की सीमाओं को लांघते हुए चार्ली सबको अपना लगते हैं। दर्शक उनके किरदार में कभी स्वयं को देखता है तो कभी अपने किसी परिचित को। चार्ली ने भावना को चुना। इसके दो कारण थे। बचपन में जब वे बीमार थे तो उनकी मां ने उन्हें बाइबिल से ईसा मसीह का जीवन पढ़कर सुनाया। ईसा के सूली पर चढ़ने के कारण तक, इस प्रकरण तक आते आते मां और चार्ली दोनों रोने लगे। इस प्रसंग से उन्होंने स्नेह, करुणा और मानवता का पाठ पढ़ा। दूसरी घटना ने चार्ली के जीवन को बहुत प्रभावित किया। उन दिनों बालक चार्ली ऐसे घर में रहता था जिसके पास कसाई खाना था। वहां प्रतिदिन सैकड़ों जानवर वध के लिए लाए जाते थे। एक बार एक भेड़ किसी तरह भाग निकली।
उसको पकड़ने वाले कई बार गिरे, वह फिसले तथा दर्शकों के ठहाके लगे। जब वह भेड़ पकड़ी गई तो चार्ली उसके अंत को सोचकर अपनी मां के पास रोते हुए गया। उन्होंने अपनी आत्मकथा में स्वीकार किया है कि इस घटना से उन्हें करुणा व हास्य के तत्वों का सामंजस्य का ज्ञान हुआ। भारतीय कला व सौंदर्य शास्त्र का संबंध रस से है, परंतु करुणा का हास्य में बदल जाना एक ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता। हमारे यहाँ हास्य सिर्फ दूसरों पर है तथा वह परसंताप से प्रेरित है। करुणा अच्छे मनुष्यों तथा कभी कभी दुष्टों के लिए है। अपने ऊपर हंसने और दूसरों में भी वैसा मादा पैदा करने की शक्ति भारतीय विदूषक में कम नजर आती है। विदूषक माने होता है जोकर और मादा होना माने होता है दम खम पैदा करना। ध्यान देते चलिएगा। भारत में चार्ली को व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया। हास्य जब करुणा में बदल जाएगा और करुणा कब हास्य में परिवर्तित हो जाएगी, इससे पारंपरिक या सैद्धांतिक रूप से अपरिचित भारतीय जनता ने उस फेनोमेनन को इस तरह स्वीकार किया जैसे बतख पानी को स्वीकार करते हैं। यहां किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार चार्ली कह दिया जाता है। यहां हर व्यक्ति दूसरे को कभी न कभी विदूषक समझता है। मनुष्य स्वयं ईश्वर या नियति का विदूषक, क्लाउन, जोकर या साइड किक है। क्लाउन माने जोकर ही होता है, विदूषक माने भी जोकर होता है, साइड किक माने सहायक होता है। तो मनुष्य स्वयं ईश्वर या नियति का विदूषक, क्लाउन, जोकर या साइड किक है। महात्मा गांधी से चार्ली चैपलिन का खासा पुट था तथा गांधी व नेहरू दोनों ने कभी चार्ली का सानिध्य चाहा था। चार्ली के इसी अभारतीय सौंदर्य शास्त्र की व्यापक स्वीकृति देखकर राज कपूर ने आवारा व श्री 420 फिल्में बनाई। इससे पहले फिल्मी नायकों पर हंसने या नायकों के स्वयं अपने पर हंसने की परंपरा नहीं थी। राज कपूर के बाद दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी आदि ने चैपलिन जैसे किरदार निभाए। चार्ली की फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। उनमें मानवीय स्वरूप अधिक है और सार्वभौमिकता सर्वाधिक है। चार्ली सदैव चिरयुवा दिखते हैं तथा वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते। चार्ली में सबको अपना स्वरूप दिखता है। इस प्रकार उनमें सब बनने की अद्भुत क्षमता है। भारत में होली के त्योहार को छोड़कर स्वयं अपने पर हंसने या स्वयं को जानने बूझने, हास्यास्पद बना डालने की परंपरा नहीं के बराबर है। नगरीय लोग तो अपने पर हंसने की सोच भी नहीं सकते। चार्ली स्वयं पर सबसे ज्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्वोन्नमत्त, आत्मविश्वास से युक्त, सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली व श्रेष्ठ दिखलाता है। उसका रोमांस पंचर हो जाता है। महानतम क्षणों में भी वह अपमानित होना जानता है। उसके पात्र लाचार दिखते हुए भी विजयी बन जाते हैं। मित्रों, अभी आपने पाठ का सारांश जाना। आइए अब इस पाठ के गद्यांशों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न और उनके उत्तर का चयन कैसे किया जाता है यह भी देखें और जानें। कृपया ध्यान से सुनें। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो लीजिए गद्यांश नंबर 1। पहले गद्यांश का वाचन और शब्दार्थों के साथ उसका विश्लेषण और फिर प्रश्न तथा उसके संभावित उत्तरों पर चर्चा की जाएगी। आप अपनी भाषा में अपनी तरह से भी उत्तर लिख सकते हैं। इन उत्तरों को याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी शब्दार्थों के अलावा भी याद करने की आवश्यकता कभी नहीं होती, केवल समझकर अपनी भाषा में लिखने की जरूरत है। तो आइए चलते हैं
गद्यांश क्रमांक 1 पर। पहला गद्यांश, कौन शताब्दी से चैपलिन की कला दुनिया के सामने है और 5 पीढ़ियों को मुग्ध कर चुकी है। समय, भूगोल और संस्कृतियों की सीमाओं से खिलवाड़ करता हुआ चार्ली आज भारत के लाखों बच्चों को हंसा रहा है, जो उसे अपने बुढ़ापे तक याद रखेंगे। पश्चिम में तो बार बार चार्ली का पुनर्जन्म होता ही है। विकासशील दुनिया में जैसे टेलीविजन और वीडियो का प्रसार हो रहा है, एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग नए सिरे से चार्ली को घड़ी सुधारते या जूते खाने की कोशिश करते हुए देख रहा है। चैपलिन की ऐसी कुछ फिल्में या इस्तेमाल ना की गई रीलें भी मिली हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता था। अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफी कुछ कहा जाएगा। अभी इस गद्यांश से कुछ हमारे प्रश्न बनेंगे। तो पहला प्रश्न है, चार्ली की जन्म शती का वर्ष क्यों महत्वपूर्ण है? तो उत्तर पर ध्यान दीजिए। मैं पहले प्रश्न पढ़ूंगा, उसके बाद संभावित उसका क्या उत्तर हो सकता है वह भी आपको बताऊंगा। तो पहला प्रश्न कि चार्ली की जन्म शती का वर्ष क्यों महत्वपूर्ण है? चार्ली की जन्म शती का वर्ष महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस वर्ष उनकी पहली फिल्म मेकिंग ए लिविंग के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। वह 5 पीढ़ियों को मुग्ध कर चुकी है, इसलिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में चार्ली की क्या स्थिति है? चार्ली अब समय, भूगोल व संस्कृतियों की सीमाओं को लांघ चुका है। अब वह भारत के लाखों बच्चों को हंसा रहा है। वे उसकी कला को बुढ़ापे तक याद रखेंगे। ये चार्ली की स्थिति है। प्रश्न हमारा इस गद्यांश का तीसरा है, विकासशील देशों में चार्लिन की लोकप्रियता का क्या कारण है? विकासशील देशों में टेलीविजन व वीडियो का प्रसार हो रहा है, जिसके कारण एक बड़ा व नया दर्शक वर्ग फिल्मी कार्यक्रमों से जुड़ रहा है। वह चार्ली को घड़ी सुधारते या जूते खाने की कोशिश करते हुए देख रहा है। इस प्रकार लोकप्रियता का कारण है। लेखक ने यह क्यों कहा कि चार्ली पर करीब 50 वर्षों तक काफी कुछ कहा जाएगा? लेखक ने यह बात इसलिए कही है क्योंकि चैपलिन की कुछ फिल्मों की रीलें मिली हैं जो इस्तेमाल नहीं हुई हैं। इनके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, इसलिए इन पर अभी काम होना शेष है। इसलिए 75 वर्षों तक आगे बहुत कुछ भी कहा जा सकता है। अब आइए गद्यांश नंबर 2 पर। पहले वाचन, उनकी फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई हैं, बुद्धि पर नहीं। मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, द रोवंथ सील, लास्ट ईयर इन मारियन बार्ड, द सेक्रीफाइस जैसी फिल्में दर्शक से एक उच्चतर एहसास की मांग करती हैं। चैपलिन का चमत्कार यही है कि उनकी फिल्मों को पागल खाने के मरीजों, विकल मस्तिष्क लोगों से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक कहीं एक स्तर पर और कहीं सूक्ष्मतम रसास्वादन के साथ देख सकते हैं। चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया, बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। यह अकारण नहीं है कि जो भी व्यक्ति समूह या तंत्र गैर बराबरी नहीं मिटाना चाहता, वह अन्य संस्थाओं के अलावा चैपलिन की फिल्मों पर भी हमला करता है। चैपलिन भीड़ का वह बच्चा है जो इशारे से बतला देता है कि राजा भी उतना नंगा है जितना मैं हूं, और भीड़ हंस देती है। कोई भी शासक या तंत्र जनता का अपने ऊपर हंसना पसंद नहीं करता। अब इसके कुछ प्रश्न। चार्ली की फिल्मों के दर्शक कैसे हैं? तो चार्ली की फिल्मों के दर्शक पागल खाने के मरीज, सिरफिरे लोग व आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले लोग हैं। वे सभी चार्ली को पसंद करते हैं। प्रश्न नंबर 2,
चार्ली ने दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को कैसे तोड़ा? चार्ली ने दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा है। उससे पहले लोग जाति, धर्म, समूह या वर्ण के लिए फिल्म बनाते थे। कुछ कला फिल्में बनती थीं जिनका दर्शक वर्ग विशिष्ट होता था, परंतु चार्ली ने ऐसी फिल्में बनाई जिनको देखकर हर आदमी, चाहे वे किसी भी धर्म या संप्रदाय का हो, आनंद का अनुभव कर सकता है। इस प्रकार उन्होंने दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। प्रश्न नंबर 3 है, चार्ली की फिल्मों को कौन सा वर्ग नापसंद करता है? तो चार्ली की फिल्मों को वे लोग नापसंद करते हैं जो व्यक्ति समूह या तंत्र में भेदभाव को इस दुनिया से मिटाना नहीं चाहते, वे लोग नापसंद करते हैं। चार्ली व शासक वर्ग के बीच नाराजगी का क्या कारण है? चार्ली आम आदमी की कमजोरियों के साथ साथ शासक वर्ग की कमजोरियों को भी जनता के सामने प्रकट कर देता है। शासक या तंत्र नहीं चाहता कि जनता उन पर हंसे, इस कारण शासक और आम आदमियों में तनातनी बनी रहती है।